तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शायर सोने क्रिएशन में। तो स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है? भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है? देश के हर एक बच्चा के से पूछेगा भगत सिंह कौन थे तो वो बता देगा लोग। तो चलिए हम उन्हीं के बारे में कुछ उनके परिचय में जानेंगे। भगत सिंह कौन थे, कब जन्म हुआ था, क्या कहाँ से आए थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, वो क्या करते थे, उनका मृत्यु ऋतु सब के उनके बारे में सब कुछ ऐसे बता दें कि भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, उनको नमन है। जय हिंद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, भगत सिंह के बारे में जानते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था और इनका शहीद हुए थे। शहादत इनकी 23 मार्च 1931 शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। जन्म बंगा चौक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। जो लायलपुर मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही में था, तो अब इस समय लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। पैतृक गांव यानी पिताजी के गांव इनका खटकर कला पंजाब। पिताजी का गांव इनका खटकर कला पंजाब में था। और माता जी का नाम विद्यावती एवं पापा यानी पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। और इनका परिवार संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश से निकाल दिया गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हुआ। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली की जेल में रखा गया, जहां वे 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए। शिक्षा भगत सिंह का शिक्षा कहाँ हुआ था वो भी बता दें आपको। पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में ही की है और फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया और बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। तो पर बचपन का प्रभाव क्या पड़ा? बचपन में करतार सिंह सराभा 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन में प्रति तीव्रता आकर्षण की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष की थी। जब 16 नवंबर 1915 का सराभा की जब फांसी हुई तब भगत सिंह का जन्म मात्र 8 साल की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वे सराभा का चित्र अपनी जेब ही में रखते थे, यानी जो सराभा था जब फांसी उनको दी गई थी उन्हीं के कदमों पर चलते थे और उनकी तस्वीर वो अपने पॉकेट में ही रखते थे। उनको बहुत उनसे लगाव था और प्रेम था उनसे। तो इनकी गतिविधियाँ क्या है? तो वे सराबा का चित्र अपने जेब में ही रखते थे। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए गतिविधियाँ। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस महात्मा गांधी से मोहभंग, यानी जब जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद उस मिट्टी को लेकर कसम खाए थे कि मैं इस देश को जो अंग्रेज़ों को उसको बर्बाद कर दूंगा। तो और उसी के चक्कर में गांधी जी से मोहभंग हो गया। मोहभंग यानी बोलाचाली होता है, वही मोहभंग। और उस समय जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मात्र महज जो 12 साल के थे भगत सिंह मात्र 12 साल के थे और 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग। और चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष के थे उस समय। चौरा चौरी जब हत्याकांड हुआ
तो भगत सिंह 15 साल के थे और 15 साल की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग, महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोहभंग हो गया, यानी 1923 में। और घर छोड़कर कानपुर, 1923 में भगत सिंह ने घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। यानी जब 1923 में भगत सिंह ने अपना घर छोड़ दी, त्याग दिया, घर को त्याग दिया, और वो कहाँ जाकर रह रहे थे? कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। 1926 में अपने ही पंजाब में, अपने पढ़ाई में पंजाब में नौजवान 1926 में अपने पढ़ाई में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन संघ का गठन किया। क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। यानी ये बहुत भी क्वेश्चन है, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु ने असेंबली में बम कब फेंका था? असेंबली में इन्होंने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई। 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में इनको पहली गिरफ्तारी की गई। कृतियाँ पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924 विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में से प्रकाशित हिंदी लेख युवक मतवाला में 1926 में प्रकाशित हिंदी लेखन मैं नास्तिक हूँ 1930 से 31 अछूत समस्या विद्यार्थी और राजनीति सत्याग्रह और हड़ताल बम का दर्शन भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख टिप्पणियाँ एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशक को भगत सिंह के दस्तावेजों के रूप में प्रकाशित किया गया। सचिंद्र नाथ सन्याला की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद जेल डायरी भी लिखी और निम्नांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है जो अप्राप्य है। समाजवाद का आदर्श आत्मकथा भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास और मौत के दरवाजे पर। और आगे चलते हैं। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति हैं। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। यानी जो भी युवा है, जो नौजवान युवक हैं, उनमें इतना यानी आजकल मतलब कह दे आजकल की भाषा में पॉपुलर जो हर एक इंसान के दिल में बस गए थे, जो मतलब हर एक बच्चा के जवान पर था भगत सिंह। आज मैं उनको मेरा सत नमन है। जय हिंद भगत सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोग तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्गपूर्ण कार्यों के अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि है। उनके कार्य और अनेक बलिदान ने जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिमय चेतना का निर्णय किया है। राष्ट्रीयता देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के प्रेरणा पुंजक प्रति है। यह अमर पद उन्होंने भगत सिंह 23 वर्षों में ही हासिल कर लिया था। यह अमर मतलब कितना खुश नसीब थे। मात्र 23 साल की उम्र में ही अपने देश के लिए भगत सिंह ने फांसी दी और अपने देश का नाम ऊंचा किया और अपने नाम इतिहास से जोड़ लिया। ऐसा मौका बार बार किसी को नहीं मिलता। वो कितना खुश नसीब थे। काश हम लोग को भी मौका मिले अपने देश के लिए अपनी जान दे सके। तो चलिए कैसा लगा ये बात समझकर? कौन कौन अपने देश के लिए जान दे सकता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन में ही देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था। वह जिस परिवार से जन्मे थे वो बचपन से ही उनको अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार थे। तो चलिए वीडियो का आगे चलते हैं। उनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार और कर्म की सुदृढ़, अजेय और अमोघ शक्ति थी। बचपन से लेकर उठान की वास्तव की शहादत तक का उनका इतिहास यही साबित करता है कि देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराजेय संघर्ष तथा सामाजिक समानता, न्याय और सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के स्वप्न के रूप में उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया था जिसके आगे मृत्यु बहुत छोटी और तुच्छ पड़ गई। नश्वर जीवन में इस महिमामय मूल्यबोध के चलते उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया और झूल गए। सचमुच में उस पथ पर बढ़े जिसके आगे राह नहीं थे। भगत सिंह का विकास आराम से ही उद्देश्य के प्रति समर्पित एक प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुआ। लाहौर में छात्र जीवन में ही उनका संग साथ अपने ही जैसे लक्ष्यनिष्ठ जागरूकों से हो गया था। इनमें अनेक आगे चलकर उनके साथी क्रांतिकारी बने। एक जागरूक छात्र के रूप में उनकी दृष्टि देश दुनिया की हलचलों और गतिविधियों पर हमेशा बनी रही। अपनी रुचि की पुस्तकें, जिनमें साहित्य, राजनीतिक, दर्शन और इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती थी, उन्हें खूब पढ़ी थी और उनमें प्राप्त ज्ञान से प्रकाश में अपने देश, समाज आदि के बारे में सोच विचार करते थे। उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार और प्रबुद्धता ही वह कारण थी कि घर छोड़ने के बाद वे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले आए और वहाँ उनके पत्र प्रताप को अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे और उनमें से अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए। एक चिंतक, विचारक के रूप में वे समाजवाद और मार्क्स एंगल्स की विचारधारा से लगातार प्रभावित और अनुप्राणित होते रहे। क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच इन विचारकों से प्रभावित थी। सामाजिक राजनीतिक चिंतन और विचार के धरातल पर वे अपनी समकालीन से प्राय आगे दिखाई पड़ते थे। मतलब वो अपने देश के लिए इतना जागरूक थे जो हमारे देश कैसे आज़ाद हो, कुछ भी करने के लिए वो कोई भी क्रांति हुआ कुछ उनमें सबसे आगे हाथ बढ़ा रहे थे। बहुत ही अच्छा उस समय क्या बताऊँ यार, अभी भी सोचता हूँ तो दिल बहुधा आज सायाने और अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों की राजनीति से अलग रहना चाहिए। उनका काम पढ़ाई करना है और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं। गोया राजनीति का पढ़ाई कोई स्थान वैर विरोध हो। छात्र और युवाओं भगत सिंह विचार इस संबंध में क्या है, वे इस बारे में क्या सोचते थे, इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के छोटे से निबंध में मिलती है। पहले के जो राजनीतिक नेता थे वो कहते थे कि जो छात्र है वो पढ़ाई लिखाई करे, इनसे राजनीति में उनको उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर उन लोग मानते थे कि ये गरम दल है, इनसे कुछ नहीं होगा। गजब हाल है भाई, केवल नेता ही करेंगे, छात्र इसीलिए कहा छात्र से कोई उलझना है। छात्र आंदोलन ही सबसे बड़ा आंदोलन है। छात्र चाहे तो पूरा देश बदल सकता है, पूरा दुनिया बदल सकता है। प्रत्येक छात्र को बदलना चाहिए और अपने देश के प्रति इतनी जागरूक होनी चाहिए कि जे अपने देश को बदल सके, और इतनी से ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए कि जो आपके देश की तरफ कितना आदमी तो पैसे के लिए अपने देश को कुछ भी कर सकता है। इस समय पुलिस चोर है, पुलिस प्रशासन ही टाइट नहीं है तो देश का तरह तरह के उतना चेक इन के बावजूद भी ये बताइए, बाहर से प्लेन हाईजैक होता है, प्लेटफॉर्म हवाई अड्डा पर उतना काडा सेक्रेटरी होने के बाद भी प्लेन हाईजैक हो जाता है। ये बताइए, जो पुलिस जो कर्मचारी है वो चोर नहीं रहता है, यानी घूसखोर नहीं रहता, तो कैसे
जबकि प्रत्येक पब्लिक को हाई सेक्रेटरी से जांच किया जाता है, फिर उसको प्लेन में जाया दिया जाता है। फिर भी मतलब प्लेन में टेररिस्ट आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं। तो चलिए वीडियो उससे मतलब बात नहीं है, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यह सही है कि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था जिसके गाफिल और असंपृक्ता नहीं रहा जा सकता था, इसलिए तत्कालीन राजनीति में छात्रों की रुचि और भागीदारी वंचित था तथा अपरिहार्य थी। किंतु आज क्या आज़ादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुना एवं अभाव अभी भी जमे हुए हैं। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। ऐसे समय में भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरे और अपेक्षाकृत अंतरंग पाठ के रूप में यहाँ अपने घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत है। क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं जिनके पास भावनाएं और विचार होते हैं। उनके मन होता है जिसमें कई तरह की उधेड़ बुन चलती रहती है। उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। संकल्प विकल्प से भरे अनेक सबल और दुर्बल क्षण आते हैं। इनको सबको देखते समझते हुए उनका अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों से प्रति निष्ठा और विश्वास को बचाए रखना होता है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का संगठन काम कर रहा था। अपने साथियों के साथ लगातार अंतरंग संवाद कायम रहकर ही वे सच्चे अर्थों में उनमें से अपने मैत्री निभा सकते थे तथा जरूरी क्षणों में उनकी सहेज संभाल रख सकते थे। इस पत्र के भगत सिंह और सुखदेव के बीच के अंतरंग संवाद की एक शिक्षाप्रद झलक मिलती है। स्वतंत्रता, जैसे एक कविता टाइप का है, जैसे वे मृत शरीर नवयुवकों के, वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से। वे मृत शरीर नवयुवकों के, वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से। वे दिल जो छलनी हो गए भूरे शीशे से। सर्द और निष्पन्द जो वे लगते हैं, जीवन जीवित है और कहीं अबाधित ओज के साथ। वे जीवित है अन्य युवा जन में और रजाओ। वे जीवित है अन बंधु जन में, फिर भी तुम चुनौती देने को तैयार। वे पवित्र हो गए मृत्यु से, शिक्षित और सुमंत। दफन ना होते आज़ादी पर मरने वाले, पैदा करते मुक्ति बीज। फिर और बीज पैदा करने को, जिसे ले जाती दूर हवा, फिर बोलती है और जिसे पोषित करते हैं वर्षा और जल हिम। देश मुक्त जो हुई आत्मा, उसे ना कर सकते विछिन्न। अस्त्र शस्त्र अत्याचारी के, बल्कि हो जाए रमती धरती पर। मर मर करती बतियाती चौकसा करती। जो इनके लेखक हैं वाल्ट हिटमैन, भगत सिंह द्वारा डायरी में से उद्धत। भगत सिंह ने अपने डायरी में लिखा हुआ था और उसी डायरी को पढ़कर वाल्टर हिटमैन ने इसे निचोड़ दिया है। तो चलिए एक लेखक और इनके ऊपर एक लेख और एक पत्र है, उनको पढ़ा जाए। विद्यार्थी और राजनीति में क्या संपर्क है। विद्यार्थी और राजनीति, इस बात का बारहा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना ले। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थी के से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री स्कूल कॉलेजों के नाम एवं सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाले पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था।
वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो पंजाब का राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब में बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल में कार्रवाई पढ़कर इस बात की अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देशों की बातों को कोई हिस्सा नहीं लेता। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़ कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवान को कल देश का बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अब अपना पूरा ध्यान उसी ओर लगा देना है चाहिए। लेकिन क्या देश के परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना और शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो ज़रूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि एक दिन विद्यार्थी की पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस कॉर्पोरेटिंग पढ़ा रहा था। एक प्रोफेसर साहब ने कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोला पड़ा, प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा, यह रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनमें से क्या सीखना है। ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, और कमीशन एवं वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वो पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं है? सरकार और देश के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स की हुई कि नहीं। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थी को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम जो समझते हैं, जब तक हिंदुस्तानी में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े? सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसा देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसा आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सियाने लोगों को फंसे हो और ऐसे लोग निकल सकेंगे? जंजालों में से पढ़ने वाले विद्यार्थी नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा में पर्चों के लिए घंटा ना लगाया हो। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए
निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी। जब हमारे उपदेशक कहा थे, जो उनके कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वाले की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद कराने वाले वहाँ के विद्यार्थी नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर ही अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते थे कि उनकी भारी क्रांति की ज़रूरत है। वे जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे। अपने प्राण को इसी से उत्सर्ग कर दे, वरना बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। तो चलिए, सुखदेव के नाम पत्र लिखे थे। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैंने अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियाँ ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला। जिन बातों पर जेल के बाहर घृणा करते थे, वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार से मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता हूँ, वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणार्थ मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों के भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं, और सहानुभूति से आपको यह प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ। आपको याद होगा कि एक दिन मैं आत्महत्या से के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियाँ में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। अपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कार्यता में कार्य भी कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कार्यता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना है कि कोई भी मनुष्य ऐसा कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों का सहन करना और बलिदान करना को हमको सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। मानो किसी की भी कार्य की उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने का बारी आती है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा एक कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य के पूर्णतः सफल हुए हैं। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैंने आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि अपने देश यह विश्वास था कि यह विश्वास
था कि हम बहुत कम समय में भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति के भोजन दिए जाने का ना तो ज्ञान ही था, ना हमें यह विचार सोचता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि आप आत्महत्या करना चाहते हैं? नहीं, प्रयत्नशील होना या श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्र दास की मृत्यु तो अस्पृहणीय है, क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश से एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य के सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों का यह विश्वास है कि जिनको मृत्यु दंड दिया जाए उनके धैर्यपूर्वक उसका दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब यह सजा सुनाई जाएगी तब तत्पश्चात से उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप, वरना मैं कहूँगा आप में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन किया है। हम सभी जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की। रूसी साहित्य प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई पड़ती है। हम उनकी कहानियाँ में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाई के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारण सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियाँ सहन करने के साहित्य उल्लेख ने ही उन कहानियों के सहृदय यथा दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा और उस समय दयनीय हास्यास्पद हो जाती है कि जब हम अपने जीवन का आक्रमण रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, तो यद्यपि इसके लिए तो प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता है। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जेल में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेल ही ऐसा विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वयं अध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग स्वयं कष्टों का सहना। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदीगृह विपत्तियों सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने से पश्चात उनके द्वारा जेलों में प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत को ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय में पूर्णतया परिचित हो और इस समय का निजी अनुभव रखते हो? केवल यह कह देना कि दूसरे कोई इस काम को कर लेगा तो या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार के भी उचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र में कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने और
प्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सब पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने के असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें कोई किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतः या आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता है, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है कि जिसे हम ना उन लोगों को सुनते रहते हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी परिवर्तन में शामिल होने से जान बचाना चाहते थे। क्या आज यही उत्तर है? मैं आपसे मुख से सुनूंगा। कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाले कि हमने इस काम में प्रारंभ करने की नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतर निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह कष्टों में भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय की उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों का रौंदक कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल के बाहर का वातावरण हमारे विचारों से अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते हैं? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में ना उतरे तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा होता तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने की बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्तित्व उत्पन्न किए थे। उनमें से मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स की निस्संदेह कुछ सीमा तक समय से चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने के आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद विचारधाराओं का जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। निस्संदेह हमने इन विचारकों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण व तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब अपने इस प्रकार एवं कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेना से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरना यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा को असीम परीक्षा
युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते हैं। जिस समय हम अपना कार्य करते हैं उस समय नाना प्रकार के से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गर्व अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या वे परिस्थितियाँ असीम परीक्षा युक्त ना थी? फिर अपने आंदोलन या प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क थे? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता? और क्या ऐसे क्रांतिकारियों के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों में दंड भोग कर लौटे हैं और अभी भी कार्य कर रहे हैं? यदि वकुनीन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आप जीवन का अधिकार आज आप ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य उत्तरदायी पदों पर विराजमान और उन्हें आज अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्व अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता है कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियाँ अत्यंत तीव्रता और प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए तो हमें बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप इस प्रचार पर से ही घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था कि फिर अब क्या हुआ? यह तो ऐसी विकट है जटिल परिस्थितियाँ भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों अनुकूल कार्य की होता था, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य का बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य का विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। एक और विशेष बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड या परितोषित अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि के कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकीवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभागों ने कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी को उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार का अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन में से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरे यह मृत्यु तो आत्महत्या का समान होगी। परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि मेरे जैसा विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेष कर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। किसी समय से आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय से लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय से आपसे कहना चाहता हूँ। आशा है कि मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पुण्य, क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णता सबके लिए होगी, वरना वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों को नितांत सीमित एवं बंधनों जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए ना तो क्षमा हो सकती है ना वह होगी ही। इस प्रकार भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से
विश्वव्यापी हो और इसमें साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यही इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमें जैसे व्यक्तियों का मामला उनके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण ना बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तित्व के भाग्य का पुण्यतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारियों होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों को पूर्णतः अवगत और इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों ने विशेषकर अंग्रेज जाति को भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तित उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति को केवल सतत कार्य करते रहने से प्रयत्न से कष्ट सहन करने एवं बलिदान से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों की कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए, बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। तो चलिए, वीडियो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा। भगत सिंह के बारे में पढ़कर आज मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छे अच्छे जो राजगुरु थे, देख रहे हैं, हाँ, सुखदेव थे जो भगत सिंह को पत्र लिखे थे, उनमें बोले थे कि ऐसा कोई भी दिक्कत ना आए जो हम लोग वैसे जो क्रांतिकारी जो हम लोग को मेन उद्देश्य है सीमा पर पहुँचे उसमें कोई हम लोग को बाधा आए, हमारे लोग की वजह से बाधा है। इसलिए मैं चाहता हूँ हम लोगों का फांसी अवश्य हो, हम लोग का फांसी चाहिए तो चाहिए। और लोग बोले थे मुझे आशा है कि हम लोग जो उचित सीमा पर पहुँच जाए, हम लोग क्रांतिकारियों का जो उद्देश्य उचित सीमा पहुँच जाए तो मुझे आशा है हम लोग को फांसी दे दी जाए। देखिए कितना अच्छा सोच है जो सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव राजगुरु बटुकेश्वर दत्त शायद वही हैं, और भगत सिंह। तो इन लोगों का सोच इतना अच्छा था देश के प्रति, जो बोल रहे थे हम लोग बच सकते हैं, हम लोग क्षमा मांगे। तो ऐसा क्रांतिकारियों का हौसला टूट जाएगा। पर अपने क्रांतिकारियों और अपने देश के हित में काम करने के लिए उन्होंने इतना अपना मात्र 23 साल के उम्र में उन्होंने खुशी हिटलर जो फांसी देना उसको बोले थे ये भगत सिंह की, तुम वो बहुत ही खुश नसीब हो जो भारत के लाल पहली बार मुस्कुराते हुए फांसी देते हुए देखोगे, तुम बहुत ही खुश नसीब हो। बहुत ही अच्छा लगा उनके बारे में पढ़कर। तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, यदि आपको पता हो इस पर आप चर्चा कीजिए आपस में पाठ के साथ। जैसे विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? देखिए जैसे हम लोग बात किए थे विद्यार्थी को भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थी जैसे बोल रहे थे, पहले के राजनीतिक नेता बोल रहे थे कि जो बच्चे हैं उनको विद्यार्थी में भाग नहीं लेना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? भाग क्यों नहीं ले? हम इस देश के हैं, इस देश के भाग लेंगे। हमें कैसा पता नहीं है, जब पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है? हाँ, कैसे पता चलेगा? पता करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये लोग बोलते थे, ये छात्र लोग हैं, लोग पॉलिटिक्स में भाग नहीं, लोगों का काम है केवल पढ़ना और मैं जो काम उस पर ध्यान दे। अरे भाई साहब, पढ़ लिख के ही क्या करें? जब देश की बात आए तो अनपढ़ गंवार बचेगा। जब पढ़े लिखे रहे, जब पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, तो मान लीजिए कोई फिलहाल किसी को कुछ हुआ, तभी तो हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में बता पाएंगे, देश को चला पाएंगे। हम जो छात्र हैं वो देश के भविष्य होते हैं। और उसी में बोले जो पॉलिटिक्स में नहीं आना है। अब ये जो भी नेता भी हैं वो पूरा पहले तो छात्र ही थे। वो कैसे सोच भाई, सोच बदलो सब। अपने देश के प्रति मर मिटने के तैयार रहो। अपने देश पर कोई भी आँच नहीं आना चाहिए। मैं क्या बताऊं,
जो भगत सिंह के बारे में पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए पहले का तो क्वेश्चन था, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। भाई क्यों लेना चाहिए बताइए ज़रा, ये आपको पता है। बड़े मतलब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आंसर ऐसे ही याद नहीं होता है, याद रटिएगा, क्वेश्चन याद नहीं होगा। 4-5 अब जैसे फ्रेंड होंगे, 4-5 जो एक क्लास में पढ़ते होंगे, 1 2 3 4 5, 5 बंदे होंगे, 5 एक साथ बैठ जाइएगा और साथ में सब जैसे टॉपिक है विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। पहले तो आप लोग एक इस चैप्टर को पूरा डीपली, जैसे भगत सिंह के बारे में, जैसे सुखदेव राजगुरु पत्र लिखे हैं, सुखदेव के पास पत्र, एक लेख और एक पत्र, मतलब वो जो भी इस चैप्टर में है उसको तो पहले एक बार पढ़िए, सब कोई एक बार शांति से पढ़िए। और उसी के बारे में देखिए, जो उसको क्या, जैसे 5 बंदे हैं, 5 बंदे, इस बंदे को क्या समझ है, इस बंदे को क्या समझ है, इस बंदे को क्या समझ है, इस बंदे को क्या समझ, इस बंदे को क्या समझ है। सबका सोच अलग अलग, इस समझाएगा आपको कुछ और, इस समझाएगा कुछ और, इस समझाएगा कुछ और। देखिए उस बात का इतना निचोड़ हो जाएगा, इतना निचोड़ कि आपको क्लियरली, आपको इतना अच्छे से पढ़ पाइएगा ये कुछ कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। आपको डीपली क्या होता है, देखिए पढ़ाई याद करने का सबसे एक सटीक तरीका, आप पहले दिल से एक बार पढ़िए और उसी में से, उसी के टॉपिक पर आप 4-5 क्वेश्चन कीजिए। वो आपसे वो अलग टाइप से क्वेश्चन करेगा, आप उससे अलग टाइप का, देखिए 5 बंदे हैं, ये आपसे अलग टाइप से 5 क्वेश्चन करेगा। उसी जिस टॉपिक को आप लोग पढ़ें, उसी टॉपिक पर ये भी अलग क्वेश्चन करेगा, ये भी अलग क्वेश्चन करेगा, ये भी अलग क्वेश्चन करेगा, ये भी अलग क्वेश्चन, 5-5 25, एक टॉपिक 25, एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन। और जब 25 क्वेश्चन आपको आएंगे सब में, मतलब 5 आदमी जब इकट्ठा होंगे, जैसे देखिए 5 आदमी इकट्ठा हुए तो क्या हुआ, मजबूत हो गए। अब इसी मजबूत हाथों से, मतलब मेरे कहने का मतलब है, जब 5 अलग अलग हैं और जब 5 इस एक मुट्ठी का, इसको याद करने में जैसे पूरा ज़्यादा लग रहा है, इसको याद कीजिएगा तो नहीं याद पाएगा। और जब ये खुला है, देखिए जैसे 1 2 3 4 5, 5 बंदे 5-5 से पूछे, ऐसे को 5 दे दिए, इसको 5, इसको 5, 25, ऐसे को जब 5-5 करके याद कर लिया, फिर जब इकट्ठा हुआ तो पूरा याद हो गया। ऐसे एक बार याद नहीं हो पाता, इसलिए डिस्कशन। ऐसे तो पहले रिवाइज, सबसे पहले तो रिवाइज तो बार बार करना है, रिवाइज, एक्सप्लेन टू रिवाइज। चलिए वीडियो का दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह जो विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं, जो विद्यार्थी है उनसे क्या अपेक्षाएं थी, उनसे क्या मतलब, उनसे अपेक्षाएं मतलब, हाँ उनसे मतलब क्या इरादे थे, क्या विद्यार्थी क्या चाहते, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट और सहकर भी देशों की सेवा की जा सकती है, उन्हें जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। उनके बारे में लिखना है। भगत सिंह जो कैसे बोला थे, उन्हीं के अनुसार भगत सिंह ने कौन सी मृत्यु को सुंदर कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। भगत सिंह ने कौन से मृत्यु को सुंदर कहा है। जो अपने देश के लिए मर मिटने को आए उसी को सुंदर मृत्यु कहा है। एक सेकंड पानी पी के आ जाऊँ, बहुत ही जोर से प्यास लगा हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे। वे एक क्रांतिकारी के से क्या अपेक्षाएं रखते थे। इनका क्वेश्चन का कहने का मतलब है, भगत सिंह जो थे रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे और वे जो क्रांतिकारियों को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अपने देश के प्रति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको सब पढ़ लीजिएगा। एक बार आप पढ़िए फिर से। वीडियो कितना मैक्सिमम 1 घंटा का होगा, उसको बढ़िया से पढ़िए और देखिए कि ये कैसा है। चलिए एक पत्र है, छोटे भाई कुलतार के नाम अंतिम पत्र, सेंट। और जो भगत सिंह थे अपने भाई छोटे के पास पत्र लिखे हुए थे, छोटे भाई कुलतार के नाम अंतिम पत्र, सेंट्रल जेल
लाहौर, सेंट्रल जेल लाहौर से लिखे हुए थे 3 मार्च 1931। 3 मार्च 1931 को पत्र लिखे थे। अजीज कुलतार यानी हम भाई कुलतार, मेरे कुलतार मतलब अजीज शायद भाई होता है। अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत ही दुख हुआ। यानी मतलब जो जब देखे थे तभी मतलब मतलब उनका भाई रो रहे थे, ताकि जब उनको खबर मिली थी जब उनको फांसी मिलेगी, इसीलिए वो रो रहे थे। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था, तुम्हारे आंसू मुझ पर सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना, और क्या कहूँ। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जुए जफ़ा क्या है हमें। उनका कविता है, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज जफ़ा क्या है हमें, यह शौक़ है देखे सितम की इंतहा इंतहा क्या है। वहर से क्यों खफा रहे, चरख को क्यों गिला करे, सारा जहाँ अदु सही आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ ये अहले महफिल, चरागे शहर हूँ बुझा चाहता हूँ हवा में रहने मेरे ख्याल की बिजली। यह मुश्ते का खाक है फानी रहे ना रहे, अच्छा रुखसत खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं हिम्मत से रखना। तुम्हारा भाई भगत सिंह। जब अंतिम पत्र जो अपने भाई के नाम यही अंतिम पत्र लिखे थे। और चौथा दूसरा क्वेश्चन है, तो सॉरी दूसरा देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, परिभाषित शब्द लिखे। ओ शब्द निधि जगदीश सिंह माथुर। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। एक बहुत ही अच्छा कहानी है संपूर्ण क्रांति। एक सेकंड, थोड़ा गला फंसा है, आ रहा हूँ। संपूर्ण क्रांति है, जयप्रकाश नारायण जी लिखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा कहानी है। तब तक उनके जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आपको बता दें। पेज नंबर कितना है, ये किताब है जो 11th क्लास का है, सेकेंड ईयर का, 11th का सेकेंड ईयर। चलिए बढ़ते हैं, उनका परिचय ले लेते हैं जयप्रकाश नारायण जी का। पेज नंबर 32 हाँ जी, जयप्रकाश नारायण। तो पहले तो हम बता दें जयप्रकाश नारायण कौन। जयप्रकाश नारायण के बारे में बताने, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। याद रहे, भूले नहीं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में। निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1989। निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1989। निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1989। जन्म स्थान सीताबा दया, जन्म स्थान है यानी जन्मभूमि कहा जाता है। जन्मभूमि, जन्म स्थान सिताब दियार गाँव। सिताब दियार गाँव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। जो इनका गांव था सिताबा दियार गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। यानी दोनों मिक्स, आधा गाँव इस पार है आधा गाँव उस पार है। इस कहने का मतलब ये है। पुकारा का नाम, यानी बचपन का जो इनका नाम किस नाम से पुकारा जाता बचपन में बाउल। जयप्रकाश नारायण को बाउल के नाम से पुकारा जाता था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। बड़े जब हो गए तो इनको जेपी नाम से पुकारा जाता था, जेपी। और अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। माता इनकी फुलरानी और पिताजी का नाम हरसुदयाल। माता जी का नाम फुलरानी और पिताजी का नाम
पिता हर्षु दयाल। पत्नी प्रभावती, इनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी जो थी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। जो इनकी पत्नी थी प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। और शिक्षा इन्होंने कहाँ से किया? शुरुआती शिक्षा तो आरंभिक शिक्षा घर पर ही, शुरुआती शिक्षा घर पर ही किया। फिर पटना कॉलेजिएट में नाम लिखाया और पटना में दाखिल हुए। यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी। असहयोग आंदोलन शिक्षा अधूरी छोड़ दी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। वहाँ कैलिफोर्निया बर्कले इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? अमेरिका के अमेरिका और कैलिफोर्निया, वहाँ कैलिफोर्निया बर्कले विशिंगटन मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ना कर सके और देश लौट आए। मतलब इनकी माताजी का तबीयत उस समय ख़राब हो गया और इन्होंने वहाँ पे पीएचडी नहीं कर सके। उसी समय उनको घर वापस आना पड़ा। राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885, डेट पूरा कंफर्म नहीं है पर जो ईस्वी है 1885 ईस्वी में किनके द्वारा किनके द्वारा कांग्रेस पार्टी का स्थापना है? किनके द्वारा? एओ ह्यूम है शायद। ये तो कांग्रेस पार्टी का स्थापना एओ ह्यूम ने शायद किया था। और 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोसाइटी पार्टी का गठन का अहम भूमिका निभाई। 1939 में से 1943 में भी जेल गए। 1939 से 1943 में भी जेल गए। 1939 4 साल भी जेल में रहे। 1942 में आंदोलन के विशेष प्रसिद्धि मिली। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोसाइटी पार्टी के गठन में योगदान। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। कृतियाँ, इनकी क्या कृतियाँ है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी इन्होंने। डायरी और निबंध भी प्रकाशित किए। सम्मान 1965 में इन्होंने समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान इनको मिला। 1998 में भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया। जयप्रकाश नारायण 20वीं शताब्दी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीतिक संगठन कमी और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय में परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ छूने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष के बाद अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा में अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में उनका योग रहा। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपना विश्वसनीयता चलते चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आगे जब देश के आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों क्रूरता पूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्र और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा और छात्र और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। तब आंदोलन ने देखते देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं से हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तन हो गए, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य का अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन का उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गए। सत्ता बदल गई, किंतु संपूर्ण क्रांति के लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचातान में दूर हुआ चल जा रहा था। कुछ लोककर्मी संगठनों के शक्तियों द्वारा अथवा रूप में आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस देश ने बड़े पैमाने पर संरक्षण और साथ अभियान चलाने की है। यहाँ 5 जून 1974 के पटना में गांधी दौरान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। संपूर्ण भाषा स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना प्रकाशित है। इस संकल्प अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्र में आए लोग, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन अस्मर्द के बीच लोकनायक ने अवस्था दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर ना वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और ना वैसा ही प्रेरक भाषण और पुरस्कार जनसंवाद कायम हो सका। है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्ह को उर पर अंकित कर लेता है। भाषण में राष्ट्रकवि दिनकर संपूर्ण कराते। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिकों, भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने कहा कविता पढ़ी। अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैंने
स्वीकार किया, लेकिन मुझे यह सारी स्मृतियाँ और अभी हाल ही बहुत दुखद स्मृति का जागृत कर दिया है। तो चलिए आज की वीडियो को तो बहुत देर हो चुका, आज वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट होने वाले हैं। 1 घंटा 10 मिनट उसी समय से मैं बोल रहा हूँ। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, यदि जिससे बताइए, जिससे आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं, उसी से हम लोग का हौसला बढ़ता है और आगे के वीडियो हम लोग बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। देखिए, जब तक वीडियो को पर लाइक कमेंट नहीं आते तब तक आदमी मोटिवेट नहीं होता है। आप लाइक सब्सक्राइब, सबसे ज़्यादा तो सब्सक्राइब से आदमी मोटिवेट होता है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कर दीजिए। इसी से आदमी मोटिवेट होता है ताकि जो आगे की भी वीडियो ला सकूं। और जब सब्सक्राइब नहीं हो पाता है तो आदमी मोटिवेट नहीं होता है, कोई चीज़ देख ही नहीं रहा है, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। यदि देखिए यूट्यूब चैनल का मोनेटाइज करने का जो क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स वॉच टाइम, सबसे ज़्यादा उसी पे डिपेंड करता है। आप लोग सब्सक्राइबर तो देते नहीं हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो हम लोग का भी मोटिवेट होगा। देखिए, इतना समय कौन जियान करे, कुछ ना कुछ तो इनकम आना चाहिए ना। तो यदि आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कैसा लगा आपका वीडियो भगत सिंह के बारे में? और ज़्यादा वीडियो जानने के लिए, भगत सिंह के बारे में जानने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट कीजिएगा, जे नो मोर भगत सिंह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।